गाइज आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर AEW से रिलेटेड पूरा का पूरा कंटेंट देखने को मिलता ही रहता है। जो बात मुझे लगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता देनी चाहिए और आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है आज की वीडियो की, तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस साल होने वाले AEW के साल के आखिरी पेपर व्यू यानी कि वर्ल्ड्स एंड का प्रीव्यू, और हम जानेंगे कि इस वर्ल्ड्स एंड पेपर व्यू के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है और हमें इस पेपर व्यू पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। इसीलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना, और ऐसे ही AEW के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर जिसे किसे नहीं पता कि AEW का वर्ल्ड्स एंड पेपर व्यू कब होने वाला है, उसे मैं बताना चाहूंगा कि गाइस AEW का वर्ल्ड्स एंड पेपर व्यू दिसंबर 28 यानी कि इंडिया के टाइम के हिसाब से दिसंबर 29 को सुबह 5:30 बजे होगा, जो कि अगर आप इंडिया के अंदर टेलीविजन पर लाइव देखना चाहते हैं तो आप यूरो स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं। पर जहां तक बात है इस पेपर व्यू के लिए ऑफिशियल हुए सभी मैचेस की, तो इस पेपर व्यू के लिए जो सबसे पहला मैच जो AEW ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है वो है इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए चैंपियन कनुस्के तकेत्सा और चैलेंजर पावर हाउस हॉब्स के बीच में एक 1-on-1 मैच। और इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी सिंपल सी है कि पावर हाउस हॉब्स डॉन कैलिस फैमिली के अंदर थे, लेकिन आज तक उन्हें डॉन कैलिस फैमिली के अंदर सर्व करने के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं मिला था, इसीलिए वो इंटरनेशनल चैंपियनशिप के पीछे जाना चाहते थे। और यहाँ पर डॉन कैलिस ने भी पावर हाउस हॉब्स की रिवॉर्ड के तौर पर उन्हें ये मैच दे दिया है। इसीलिए हमें पहली बार कनुस्के तकेत्सा और पावर हाउस हॉब्स एक मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर मेरी इस मैच से काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है। और आजकल तकेत्सा भी काफी शानदार मैचेस डिलीवर कर रहे हैं, तो पॉसिबली उनके जरिए हॉब्स का ये मैच भी उनके करियर का वन ऑफ द बेस्ट मैच साबित हो सकता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो मुझे नहीं लगता कि तकेत्सा अपनी चैंपियनशिप हारने वाले हैं, और यहाँ पर तकेत्सा स्टिल रहेंगे AEW इंटरनेशनल चैंपियन। लेकिन इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो AEW ने वर्ल्ड्स एंड पे पर व्यू के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है TBS वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैंपियन मर्सिडीज मोने और चैलेंजर क्रिस स्टैटलैंडर के बीच में एक 1-on-1 मैच, जहां पर हमें इन दोनों के बीच में ये एक रीमैच देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसके पहले भी क्रिस स्टैटलैंडर और मर्सिडीज मोने इनके बीच में एक मैच हुआ है। और गाइस उस मैच के अंदर मर्सिडीज मोने ने क्रिस स्टैटलैंडर को हरा दिया था, लेकिन फाइनली इन दोनों की राइवलरी अब तक खत्म नहीं हुई, इसीलिए हमें इनके बीच में एक और रीमैच देखने को मिलने वाला है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस रीमैच के अंदर ये दोनों स्टार्स कितना जबरदस्त एक्शन डिलीवर कर पाती है, क्योंकि इनका पहला मैच एक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मैच में से एक है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो मुझे अब भी लगता है कि मर्सिडीज मोने ही यहाँ पर जीतने वाली है और वो स्टिल रहेंगी TBS वुमेन्स चैंपियन। लेकिन इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो AEW ने वर्ल्ड्स एंड पे पर व्यू के लिए एडवर्टाइज किया है वो है MJF और एडम कोल के बीच में डायनामाइट डायमंड रिंग के लिए एक मैच, जहां पर आपको तो पता ही होगा कि MJF और एडम कोल इनकी कहानी अब पिछले साल से चलती हुई आ रही है कि कैसे पहले ये दोनों एक दूसरे के अच्छे खासे दोस्त बने, लेकिन इसके बाद इंजरीज के चलते स्टोरी लाइन काफी दिन तक होल्ड पर रही और हमें फाइनली इस स्टोरी का पे ऑफ इस साल के वर्ल्ड्स एंड पे पर व्यू पर देखने को मिलने वाला है, जहां पर MJF की डायनामाइट डायमंड रिंग भी ऑन द लाइन है। लेकिन वो यहाँ पर डायनामाइट डायमंड रिंग इस्तेमाल ना कर सके, इस वजह से एडम कोल ने इस मैच के अंदर यूनाइटेड किंगडम को रिंग साइड पर लगाया है। पर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि MJF फिर एक बार एडम कोल को हरा देंगे, और इसके पीछे का रीजन क्या है ये मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा। पर मुझे लगता है कि MJF यहाँ पर जीतने वाले हैं और फिर एक बार एक और साल के लिए MJF अपनी डायनामाइट डायमंड रिंग रिटेन कर लेंगे। लेकिन इसके बाद जो वर्ल्ड्स एंड पे पर व्यू के लिए मैच ऑफिशियली कंफर्म हुआ है वो है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैंपियन मरिया मे और चैलेंजर थंडर रोजा के बीच में एक टाइनारा स्ट्रीट फाइट मैच। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी सिंपल सी है कि थंडर रोजा अपनी वो चैंपियनशिप रिक्लेम करना चाहती है जो कि उन्होंने कभी नहीं हारी थी, क्योंकि उन्हें अपनी विमेंस चैंपियनशिप इंजरी की वजह से रिलिंक्विश करनी पड़ी थी। लेकिन पर अब उनके पास फाइनली एक चांस है कि वो अपनी विमेंस चैंपियनशिप वापस ले सकती है, और वो भी मरिया मे से। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब थंडर रोजा अपना रीमैच क्लॉज इस्तेमाल कर एक मैच के अंदर उतरती है तो क्या वो अपनी चैंपियनशिप दोबारा से वापस ले पाती है या नहीं। और फिर एक बार ये मैच कौन सा है और इस मैच की स्टिपुलेशन क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर प्रॉबेबली ये मैच एक काफी शानदार मैच होगा। पर आखिरकार मरिया में यहाँ पर रिटेन करने वाली है। लेकिन इसके बाद जो अगला और आखिरी बड़ा मैच जो अब तक इस शो के लिए ऑफिशियली कंफर्म है वो है AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैंपियन जॉन मॉक्सली और चैलेंजर ऑरेंज कैसिडी जे व्हाइट और हैंगमैन पेज के बीच में एक फैटल 4-वे मैच।
और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैकग्राउंड की, तो आपको तो पता ही होगा कि जॉन मॉक्सली एईडब्ल्यू को टेरराइज कर रहे थे और उन्हें रोकने के लिए ऑरेंज कैसिडी आ गए, लेकिन वो काफी नहीं थे। इसीलिए अपने बीच की राइवलरी छोड़कर यहाँ पर हैंगमैन पेज और जे व्हाइट भी इस राइवलरी के अंदर जुड़ गए, जहाँ पर ये दोनों भी चैंपियनशिप के पीछे जाना चाहते हैं। इसीलिए अब हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तीन लोग यानी कि ऑरेंज कैसिडी, जे व्हाइट और हैंगमैन पेज आते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब जॉन मॉक्सली अकेले पड़े हैं। पर अब भी उनके पास डेथ राइडर्स है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब इस फैटल 4-वे मैच के अंदर क्या होता है और क्या यहाँ पर जॉन मॉक्सली इतने तगड़े ऑड्स के खिलाफ अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन कर पाते हैं या नहीं। लेकिन गाइस फिर एक बार मुझे लगता है कि यहाँ पर हैंगमैन पेज और जे व्हाइट इनके बीच के राइवलरी के चलते यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी फिर एक बार शायद से मैच हार जाएंगे और मॉक्सली अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। और माना फिलहाल के लिए इतनी चीजें हैं जो कि एईडब्ल्यू ने वर्ल्ड एंड पे पर व्यू के लिए ऑफिशियली कंफर्म की है, पर मुझे लगता है कि हमें आने वाले टाइम के अंदर और भी कई सारे मैचेस इस वर्ल्ड एंड पे पर व्यू के लिए ऑफिशियली कंफर्म होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जहां पर सबसे पहला मैच जो मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड एंड पे पर व्यू के लिए ऑफिशियली कंफर्म होगा वो है टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए टैग टीम चैंपियंस प्राइवेट पार्टी और चैलेंजर्स एक्शन एंड्रेटी और लियो रश के बीच में एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच, जहां पर लियो रश और एक्शन एंड्रेटी टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं। और मुझे लगता है कि शायद इस वजह से प्राइवेट पार्टी को वर्ल्ड एंड पे पर व्यू पर अपने चैंपियनशिप्स इन दोनों के खिलाफ डिफेंड करने पड़ेंगे और प्रोबेबली ये मैच हाई फ्लाई रेसलिंग के लिए काफी शानदार मैच साबित हो सकता है और प्राइवेट पार्टी अपनी चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगे। लेकिन इसके साथ ही मेरी प्रेडिक्शन कह रही है कि मैं कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स राउंड के अंदर शायद रिकोचेट और ओकाडा के बीच में एक 1-on-1 मैच देखने को मिल सकता है, जो मैच भी एक बैंगर साबित होगा। और यहाँ पर मुझे भी देखना है कि रिकोचेट हाई फ्लाइंग रेसलिंग स्टाइल के सामने ओकाडा किस तरीके से रेसल करते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर ये सेमीफाइनल्स मैच होता है तो यहाँ पर ओकाडा ये मैच जीत जाएंगे। इसके साथ ही हमें दूसरे सेमीफाइनल्स मैच के अंदर शायद काइल फ्लेचर और ऑस्प्रे फिर एक बार एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जहां पर फिर एक बार ऑस्प्रे और काइल फ्लेचर के बीच का ये मैच देखने के लिए काफी मजा आएगा। और यहाँ पर मुझे फिर एक बार लगता है कि इन दोनों के बीच का ये मैच एक और काफी बढ़िया बैंगर साबित हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काइल फ्लेचर ही फिर एक बार ऑस्प्रे को हरा देंगे और वो कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर फाइनल्स के अंदर पहुंच जाएंगे। और इसका मतलब ऑब्वियसली ये है कि मैं फाइनल्स शायद यहाँ पर काइल फ्लेचर और ओकाडा के बीच में देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो गाइस फिर एक बार फ्लेचर के पास एक काफी तगड़े अपोनेंट के सामने अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल जाएगा और मुझे लगता है कि ये मैच भी वर्ल्ड एंड पे पर व्यू पर एक काफी शानदार मैच साबित हो सकता है। पर यहाँ पर फिर एक बार मेरी गट फीलिंग कहती है कि शायद यहाँ पर काइल फ्लेचर ही जीतेंगे और शायद वो बन सकते हैं कॉन्टिनेंटल चैंपियन, क्योंकि अभी एईडब्ल्यू उनके अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि काइल फ्लेचर का यहाँ पर हारने का चांस बनता है। पर इसके साथ ही जो हमें प्रॉबेबली अगला मैच जो कि इस वर्ल्ड एंड पे पर व्यू पर देखने को मिल सकता है वो है हुक और क्रिश्चियन केज के बीच में एक 1-on-1 मैच, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज तक इनके बीच में काफी दिनों से चूहे बिल्ली का खेल चलता हुआ आ रहा है। पर मुझे लगता है कि फाइनली हुक को वर्ल्ड एंड पे पर व्यू पर क्रिश्चियन केज के खिलाफ एक 1-on-1 मैच मिलेगा और वो इस मैच के अंदर क्रिश्चियन केज के खिलाफ अपना स्कोर सेटल करना चाहेंगे। पर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिश्चियन केज ही मैच जीतेंगे क्योंकि उनके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट है। पर अगर हुक भी यहाँ पर क्रिश्चियन केज को हरा सकते हैं तो ये देखने के लिए मजा आएगा, क्योंकि इसका मतलब आगे चलते हुए क्रिश्चियन केज वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद हुक अपना रीमैच डिमांड कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर ये मैच होगा तो क्रिश्चियन केज जीत जाएंगे। और इसके साथ ही हमें टीएनटी चैंपियनशिप के लिए चैंपियन डेनियल गार्सिया और चैलेंजर शेल्टन बेंजामिन के बीच में भी एक 1-on-1 मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमें इस चीज की झलक लास्ट डायनामाइट शो पर दिखी है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये मैच भी प्रॉबेबली वर्ल्ड एंड पे पर व्यू पर होगा, जहां पर फिर एक बार गार्सिया के सामने एक काफी तगड़ा चैलेंज होगा और मुझे लगता है कि इस बार भी गार्सिया इस चैलेंज को ओवरकम कर पाएंगे और अपनी टीएनटी चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर पाएंगे। लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि अगर ऐसा होता है तो एमवीपी क्या करते हैं, क्योंकि वो तो काफी गुस्सा होंगे ही। पर हमें जो फाइनल मैच जो कि वर्ल्ड एंड पे पर व्यू पर देखने को मिल सकता है वो है बॉबी लैशली और स्वर्व स्ट्रिकलैंड के बीच में फिर एक बार एक 1-on-1 मैच, जो कि एक राउंड 2 होगा, क्योंकि इनके बीच की स्टोरी अब तक खत्म नहीं हुई। इसलिए मुझे लगता है कि मैं फिर एक बार वर्ल्ड एंड पे पर व्यू पर इन दोनों स्टार्स के बीच में एक और रीमैच देखने को मिल सकता है। और फिर एक बार अगर स्वर्व और बॉबी लैशली एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो गाइज यहाँ पर मैं मैच देखने के लिए ऑल इन हो। और अगर ये मैच होता है तो मुझे लगता है कि इस बार प्रॉबेबली स्वर्व ये मैच जीत जाएंगे। पर गाइस कोई पेपर व्यू किसी सरप्राइज के बिना क्या ही होगा, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर एईडब्ल्यू के पास ये आखिरी चांस है कि हमें पता चले कि जॉन मॉक्सली किस ग्रेटर गुड के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर जॉन मॉक्सली जिस ग्रेटर गुड के बारे में बात कर रहे हैं वो अगर शेन मैकमैन नहीं होते और वो इस पेपर व्यू पर नहीं आते तो गाइज मुझे लगता है कि शेन मैकमैन एईडब्ल्यू के अंदर कभी नहीं आएंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं प्रॉबेबली अगर शेन मैकमैन एईडब्ल्यू के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं तो आखिरकार वर्ल्ड एंड पे पर व्यू पर ही होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं शायद शेन एईडब्ल्यू के अंदर कभी नहीं आते हुए दिखाई देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मैं प्रॉबेबली इस शो पर शेन मैकमैन दिखने को मिल सकते हैं, जो कि एईडब्ल्यू के पास एक आखिरी मौका है।
तो देखने के लिए मजा आएगा कि क्या शेन मैकमैन का AEW के अंदर वर्ल्ड्स एंड पे पर व्यू पर सरप्राइजिंग डेब्यू होता है या नहीं। पर यही सब चीजें हैं जो कि हमें इस साल के वर्ल्ड्स एंड पे पर व्यू पर देखने को मिल सकती है। पर इस सब के अलावा अगर इस वर्ल्ड्स एंड पे पर व्यू पर कुछ होता है तो वो क्या है, ये मैं आपको हमारे चैनल पर वर्ल्ड्स एंड पे पर व्यू के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?